हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम टू जेएफ टीमर्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ यूनिट मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स, अब तक जो है मैं आपके साथ यूनिट फर्स्ट यूनिट 10 हर एक यूनिट का पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर चुका था। उसी के साथ कुछ यूनिट्स का पार्ट 2 भी डिस्कस कर लिया है। पार्ट 2 में बेसिकली मैंने उन टॉपिक्स को कवर किया है जो हमने पार्ट 1 में स्किप कर दिए थे। ओके, तो फ्रेंड्स कह सकते हैं अगर आप पर्टिकुलर यूनिट का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देख लेते हैं, उसमें आपका ऑलमोस्ट 70 to 80% सिलेबस कवर हो जाएगा। और रही बात रिमेनिंग सिलेबस की, उसको भी हम प्रैक्टिस फॉर्म में डिस्कस कर ही लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप एनटीयूजी सेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ नोट्स और जितने भी जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन है, पीएचडी रिलेटेड, वो सारी वहाँ पे मिलती रहती हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, लास्ट 2 to 3 ईयर्स इसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन हमें जरूर देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर। टॉपिक काफ़ी सिंपल है, चलिए डिस्कस करते हैं इसको। ओके, अगर हम प्रोडक्ट को क्लासीफाई करें तो इसके 2 मेजर क्लासिफिकेशन है। एक है हमारा कंज्यूमर प्रोडक्ट और दूसरा है हमारा कौन सा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ओके, अब कंज्यूमर प्रोडक्ट नाम से पता लग रहा है जिसको कंज्यूमर क्या करता है, परचेज करता है अपनी कंजप्शन के लिए, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जिसको बेसिकली बिजनेसमैन परचेज करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कंज्यूमर प्रोडक्ट की तो इसको आगे फर्दर क्लासिफाई कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ शॉपिंग एफर्ट्स। तो अभी तक जितनी बार भी क्वेश्चन आया है वो हमारे ऑन द बेसिस ऑफ शॉपिंग एफर्ट्स में से ही आया है। होप सो इस बार आपको ड्यूरेबिलिटी में से देखने को मिल जाए। चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो बेस्ड ऑन शॉपिंग एफर्ट्स, तो अगर हम शॉपिंग एफर्ट्स के बेस पर क्लासिफाई करें प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है कन्वीनियंस गुड्स। अब नाम से पता लग रहा है कन्वीनियंस गुड्स, वो गुड्स जो कि हमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, घर के आसपास ही हमें देखने को मिल जाते हैं। सो दूस प्रोडक्ट्स कस्टमर्स बाय ऑफन एंड विदाउट मच एफर्ट्स, थॉट और प्लानिंग। तो बिना किसी प्लानिंग के जो हम गुड्स लेते हैं, जैसे कि घर के पास गए, ब्रेड चाहिए, बिस्किट चाहिए, अब इनके लिए कोई प्लानिंग करके थोड़ा ना जाते हैं। ठीक है, घर के पास इजीली मिल जाते हैं, कन्वीनियंस है, तो इनको कहते हैं हम कन्वीनियंस गुड्स। जैसे कि सोप हो गया, कॉइंटमेंट्स हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ये सारे हमको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये जो गुड्स हैं हमारे कौन से हैं, कन्वीनियंस। इसके बाद है हमारे कौन से, शॉपिंग गुड्स। अब शॉपिंग गुड्स कौन से होते हैं, कंज्यूमर गुड्स इन विच बाइंग डिसीजंस आर डिटेल्ड कंसिडरेशन ऑफ प्राइस, क्वालिटी, सुटेबिलिटी एंड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। जिसमें हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन निकलवा के उनको कंपेयर कर तब परचेज करते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ज्वेलरी हो गया, फर्नीचर। जैसे मान लो मुझे मोबाइल चाहिए, 15,000 रुपीज़ का मोबाइल है। 15,000 की रेंज में काफ़ी सारे मोबाइल्स आते हैं, तो पहले मैं देखूंगा कौन कौन से मोबाइल्स अवेलेबल हैं, फिर उनके फीचर्स को कंपेयर करूंगा, फिर जाकर उन चीज़ों को परचेज करूंगा। तो ये जो क्वालिटी गुड्स हो गए, किस तरह के हो गए, ये हो गए हमारे शॉपिंग गुड्स। इसके बाद चलते हैं हम स्पेशलिटी। नाम से पता लग रहा है स्पेशल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स विच हैव सर्टेन स्पेशल फीचर्स बिकॉज ऑफ विच कस्टमर मेक स्पेशल एफर्ट्स टू परचेज। अब ऐसे गुड्स जिसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। अब एग्जांपल के साथ हम चलते हैं कलेक्शन ऑफ आर्टवर्क और एंटीक्स। जैसे कि कोई आर्टवर्क, आप पेंटिंग होती है, अब हर कोई वैसी पेंटिंग तो नहीं बना सकता ना, तो उसमें कुछ स्पेशल फीचर होता है। तो ये जो गुड्स होते हैं, ये कौन से होते हैं, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। ये हमें हर जगह अवेलेबल नहीं होंगे, कुछ लिमिटेड प्लेस पर हमें ये देखने को मिलेंगे। तो इस गुड्स को हम क्या कहते हैं, स्पेशलिटी गुड्स। चलिए, इसके बाद है अनसोर्ट गुड्स। अब अनसोर्ट गुड्स के ऊपर लास्ट टाइम क्वेश्चन भी आया हुआ है। ओके, तो अनसोर्ट गुड्स कौन से होते हैं, दीज आर गुड्स दैट द कंज्यूमर डू नॉट नो अबाउट और डजंट नॉर्मली थिंक टू बाय। तो इस तरह के गुड्स हैं जिसके बारे में जनरली हमें पता भी नहीं होता और हम खरीदना भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हम इसको खरीदते हैं ड्यू टू डेंजर और द फियर ऑफ डेंजर और लैक ऑफ डिजायर। ठीक है, किसी डेंजर की वजह से, कोई फियर है हमारे अंदर, तब हम उस चीज़ को खरीद रहे हैं। वैसे हमको खरीदना नहीं होता, लेकिन एक डर की वजह से हम उन गुड्स को खरीद रहे हैं। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, जनरली हम खरीदना नहीं चाहते क्योंकि हमें लगता है कि ये वेस्टेज ऑफ मनी है, बट फियर है हमारे अंदर, हमें पता है कि हमारे जाने के बाद हमारी फैमिली का क्या होगा, इसलिए हम पॉलिसी को परचेज करते हैं या सेविंग पर्पज के लिए लेते हैं। तो कहीं ना कहीं फियर की वजह से हम चीज़ों को ले रहे हैं। तो ये कौन से गुड्स होते हैं, ये होते हैं हमारे अनसोर्ट गुड्स। ओके, वैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ये जो पार्ट है किसका है, सर्विसेज का पार्ट है, बट फिर भी हम इसको गुड्स के कंडीशन में भी लेकर चल सकते हैं, है ना। तो वैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जनरली सर्विस के केस में हम बात करते हैं इसकी। चलिए, तो बेसिकली आप जान लीजिए, अनसोर्ट गुड्स वो होते हैं जो हम फियर की वजह से लेते हैं। जनरली हमको इन गुड्स के बारे में पता भी नहीं होता, लेकिन हम फियर की वजह से इन चीज़ों को परचेज करते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन द ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ड्यूरेबिलिटी के बेस पर हमने टू पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक होते हैं ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, एक होते हैं नॉन ड्यूरेबल। अब ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट्स वो होते हैं डेट डू नॉट नीड टू बी परचेज फ्रीक्वेंटली। ऐसे प्रोडक्ट्स जो हम फ्रीक्वेंटली परचेज नहीं करते।
बिकॉज दे आर मेड फॉर लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। जैसे कि अगर हम बात करें रेफ्रिजरेटर, अब आज ले लिया ऐसा थोड़ा ना कि एक साल बाद ओहो नया रेफ्रिजरेटर लाते, नया मॉडल आ गया। लाइकवाइज अगर हम बात करें कार की, हम लेते हैं उसको 4 5 10 साल निकालते हैं, फिर जाकर नई कार लेके आते हैं, ठीक है। तो ये जो गुड्स होते हैं ये ड्यूरेबल होते हैं, जो लॉन्ग लास्टिंग टाइम पीरियड के लिए होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? डेट आर इमीडिएटली कंज्यूम इन वन यूज, और तो जनरली जिसका टाइम पीरियड काफ़ी शॉर्ट होता है। जैसे कि हम बात करें सोप, आज लाए 10 दिन चल जाएगा, महीना चल जाएगा, फिर नया लाना पड़ेगा। डिटर्जेंट हो गया, टूथपेस्ट हो गया। तो ये जो गुड्स होते हैं ये कौन से होते हैं? हमारे नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। चलिए, अब बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो ये अदर कैटेगरी है सेटिस्फैक्शन के बेस पर। तो इसमें भी हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। कौन कौन से हैं? प्लीजिंग प्रोडक्ट्स, सैल्यूटरी प्रोडक्ट्स, डिजायरेबल प्रोडक्ट्स, डेफिशिएंट प्रोडक्ट्स। अब प्लीजिंग प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? नाम से पता लग रहा है जिससे हमें इमीडिएट सेटिस्फैक्शन, प्लीजिंग इमीडिएट सेटिस्फैक्शन मिलती है। सो आर प्रोडक्ट्स डेट गिव हाई इमीडिएट सेटिस्फैक्शन, जिसको कंज्यूम करने के बाद हमें हाई इमीडिएट सेटिस्फैक्शन मिलती है, बट मे डैमेज द कंज्यूमर इन द लॉन्ग टर्म, ठीक है। लाइकवाइज किसी को सिगरेट पीने की आदत है, तो वो सिगरेट पीता है तो इमीडिएट सेटिस्फैक्शन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको क्या है, उसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये होते हैं हमारे प्लीजिंग, जिससे हमें हाईली इमीडिएट सेटिस्फैक्शन मिल रही है। नेक्स्ट है सैल्यूटरी प्रोडक्ट्स, आर प्रोडक्ट्स दैट हैव लो अपील बट में बेनिफिट द कंज्यूमर इन द लॉन्ग टर्म। तो जनरली ऐसे प्रोडक्ट्स जिसके हमें इमीडिएट सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें क्या मिलेगा, उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो जितनी भी हेल्थ रिलेटेड आइटम्स होती हैं, जैसे कि हम कहें आपको आंवला जूस पिया करो, तो आंवला जूस पीने से कितना कड़वा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसको काफ़ी बेनिफिट है। तो ये हमारे सैल्यूटरी प्रोडक्ट्स हो गए, है ना। इसके बाद डिजायरेबल प्रोडक्ट्स, डेट आर प्रोडक्ट्स डेट गिव बोथ हाई इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट, जिसका इमीडिएट सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी और लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट्स भी देखने को मिलेगा। तो ये होते हैं हमारे कौन से? डिजायरेबल प्रोडक्ट्स। इसके बाद हम बात करते हैं कौन से? डेफिशिएंट प्रोडक्ट्स। अब डेफिशिएंट प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? दीज आर प्रोडक्ट्स डेट हैव नाइदर इमीडिएट नॉट लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, तो जिसका ना तो इमीडिएट सेटिस्फैक्शन मिलती है और ना ही लॉन्ग टर्म हमें बेनिफिट्स देखने को मिलता है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं क्या? डेफिशिएंट प्रोडक्ट्स। चलिए, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। तो अगर हमें न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है तो उसके क्या स्टेप हमको फॉलो करने पड़ेंगे? जनरली इसमें से जो है सीक्वेंसिंग में क्वेश्चन कई बार पूछने देखने को मिला है कि आपको स्टेप दे दी जाते हैं और कहा जाता है अरेंज करिए, इसको कैसे अरेंज करेंगे, ठीक है। तो इस वे में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिएगा कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहला स्टेप होता है आइडिया जनरेशन। आप कभी भी प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, आप एज ए बिजनेसमैन बात कर रहे हैं, तो न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके मन में आइडियाज आएंगे। अब प्रोडक्ट तो 70 तरह की है, अब हर एक प्रोडक्ट आप थोड़ा ना बनाओगे, आप एक आइडिया लेकर आओगे कि इस तरह का प्रोडक्ट मुझे लॉन्च करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे मन में आइडियाज आते हैं, उन आइडियाज को स्क्रीनिंग। अब सारे आइडियाज तो हम फॉलो अप नहीं करेंगे ना, कुछ आइडियाज ऐसे हो सकते हैं जिसमें हाई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो, कुछ आइडियाज ऐसे हो सकते हैं जिसमें हाई टीम वर्क हमें देखने को मिले। तो हर एक आइडिया को हम अडप्ट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? आइडिया स्क्रीनिंग, आइडिया की छटनी करते हैं। जो हमारे काम की है उनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, बाकियों को हम रिजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। तो अब हम जो है उस आइडिया को कन्वर्ट करते हैं रियलिटी के अंदर और फिर उसको टेस्ट करते हैं मार्केट के अंदर। उस आइडिया को क्या वो हमारा काम कर भी पाएगा आइडिया या नहीं काम कर पाएगा, क्या वो प्रोडक्ट हमारा रियली में एग्जिस्ट कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस चीज़ को टेस्ट करते हैं। उसके बाद है मार्केट स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस एनालिसिस। अब प्रोडक्ट अगर हम डेवलप कर भी ले तो कौन सी मार्केट स्ट्रेटेजी के थ्रू हम क्या करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, है ना। बिजनेस को एनालाइज करते हैं बेसिकली। इसके बाद हम रियलिटी में प्रोडक्ट को क्या कर देते हैं? डेवलप कर देते हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि अब हमने हर एक चीज़ जान ली, उसको टेस्ट भी कर लिया है, फिर मार्केट स्ट्रेटेजी भी हमने देख लिया है, तो अब टाइम आ चुका है प्रोडक्ट को डेवलप करने का। उसके बाद है डिप्लॉयमेंट। अब प्रोडक्ट को मार्केट में डिप्लॉय कर दिया जहाँ जहाँ उसमें सेल होना है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं या इनडायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, तो आपको मार्केट में डिप्लॉय तो करना पड़ेगा। कस्टमर जहाँ से परचेज करेगा, रिटेलर से करेगा, होलसेलर से करेगा, डजेंट मैटर, आपको मार्केट में क्या करना है, उसको डिप्लॉय करना है। फिर आपको क्या करना है? कमर्शियलाइजेशन। अब उसकी सेल एंड परचेज क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट की स्टार्ट कहाँ से हुई? आइडिया से स्टार्ट हुई और एंड कहाँ पे हुआ? कमर्शियलाइजेशन पर हुआ। फाइनली उसको हमने मार्केट में लॉन्च कर दिया, परचेज सेलिंग, उसकी डीलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है मार्केट के अंदर। तो ये एक प्रोसेस है जो हम फॉलो करते हैं न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। चलिए, अब हम बात करते हैं कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। ये प्रोसेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमें देखने को मिला। लास्ट 2 to 3 ईयर्स मैनेजमेंट में भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और ये कॉमर्स में भी पूछा जा रहा है। चलिए देख लेते हैं, छोटा सा प्रोसेस है।
तो कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस में सबसे पहले जो स्टेप होता है नीड रिकॉग्नाइजेशन। अब एक कस्टमर को कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो सबसे पहले उसको उसकी नीड रिकॉग्नाइज होगी। जैसे मान लो मुझे मोबाइल चाहिए, अब मोबाइल चाहिए क्यों चाहिए, नीड है ना, कि मुझे मेरा मोबाइल खराब हो गया, मुझे नया मोबाइल चाहिए, तो नीड अराइज हुई। तो सबसे पहला स्टेप होता है नीड का अराइज होना, नीड को रिकॉग्नाइज करना कि कस्टमर को उस चीज़ की नीड है प्रोडक्ट की। नेक्स्ट है सर्चिंग फॉर इन्फॉर्मेशन एंड अल्टरनेटिव। अब जो कस्टमर है उसको पता लगा कि इस चीज़ की नीड है। अब जैसे ही मुझे पता लगा मुझे मोबाइल की नीड है, अब ऐसे थोड़ी ना है कि मैं जाकर एक पर्टिकुलर मोबाइल उठा के ले आऊँगा, पहले उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लूँगा कि 10,000 तक की रेंज में कौन कौन से मोबाइल आते हैं, उसके सारे जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाऊंगा, किसका कितना जो फीचर्स हैं मुझे देखने को मिलेंगे। तो सर्चिंग फॉर इन्फॉर्मेशन एंड अल्टरनेटिव्स, उसके अल्टरनेटिव्स देखूंगा कि मुझे कौन सा लेना चाहिए। सारी चीज़ें देखने के बाद जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं उसको इवेल्युएट करूंगा। लाइकवाइज अगर 10,000 की रेंज में मैं बात करूँ, सैमसंग का भी आता है, रियलमी का भी आता है, शोमी का भी आता है, कई सारे फ़ोन्स आते हैं। अब वो जो सारे अल्टरनेटिव्स हैं एक दूसरे के, इन तीनों को एनालाइज करूंगा, देखूंगा कौन सा मेरे लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है, जिसमें अच्छे फीचर्स मुझे देखने को मिले। लाइकवाइज मुझे चाहिए कैमरा क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, उसके बाद क्या है अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करना कि कौन सा मेरे लिए बेस्ट रहेगा। अब फाइनली किस चीज़ पे आ जाऊँगा, परचेज। अब मैंने अल्टरनेटिव्स को देखा, मैंने देखा Xiaomi का जो फ़ोन है ना वो काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि इसमें अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो Xiaomi का फ़ोन मैंने डिसाइड किया कि इसको ही मैं क्या करूँगा, परचेज़ करूँगा। तो फाइनली हम पॉइंट पर आ चुके हैं जब हमने परचेज़ कर लिया। इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पर हमारे स्टेप ओवर नहीं होते, यहाँ पे आ जाता है पोस्ट परचेज बिहेवियर। अब खरीदने के बाद का बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मान लो मैंने खरीद तो लिया लेकिन फ़ोन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, ढंग से काम नहीं कर रहा, महीने साल में 10 बार तो मैं उसको केयर में लेके चला गया हूँ। तो जो पोस्ट परचेज बिहेवियर है, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ, इससे कंपनी पर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है पोस्ट परचेज बिहेवियर भी क्या है, काफ़ी इम्पैक्ट करता है। कस्टमर जब प्रोडक्ट को यूज़ कर लेता है उसके बाद वो कैसा फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, ये भी क्या है काफ़ी इम्पैक्ट करता है कंपनी की। सो चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कंज्यूमर बाइंग डिसीजन बिहेवियर। तो जब कस्टमर प्रोडक्ट्स को परचेज करता है तो वो किस तरह का बिहेवियर शो करता है। तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बिहेवियर। ओके, तो सबसे पहला है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। तो फ्रेंड्स इसमें से जनरली लास्ट टाइम मैच ऑफ द फ्लोइंग का क्वेश्चन हमें देखने को मिला था, डेट्स वाइज टॉपिक को मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है। तो सबसे पहला बिहेवियर जो है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। अब कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर कौन सा होता है, जिसके अंदर जो कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होता है ना वो जनरली हाई होता है। अब कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट कब हाई होगा, जब हमारे प्रोडक्ट्स जो है एक्सपेंसिव होंगे, ठीक है। लाइकवाइज मान लो एक कस्टमर ने कार परचेज करनी है, अब कार परचेज करना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, तो यहाँ पर कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट जो है हाई होता है और देयर इज सिग्निफिकेंट परसीव डिफरेंसेस अमंग ब्रांड। और जब कस्टमर के पास चॉइसेस काफ़ी सारी होती हैं और उनको चॉइसेस में से सिलेक्ट करना होता है, उस टाइम पर जो बिहेवियर कस्टमर शो करता है वो होता है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, ठीक है। जिस टाइम जो कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा है और जो डिफरेंसेस है, जो चॉइस है वो भी कैसी है, ज़्यादा है, ठीक है। अब कार ले लो, टोयोटा की ले लो या फोर्ड की है, वट एवर, कोई सी भी कंपनी की कोई सी ब्रांड की आप कार ले रहे हो, ठीक है। तो जब हमारे पास काफ़ी सारी चॉइसेस होती हैं और कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है तो वो बिहेवियर होता है हमारा कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। उसके बाद है डिसऑनेस्ट रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। अब इस बिहेवियर में क्या है, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई इन्वॉल्वमेंट बट फ्यू परसीव डिफरेंसेस अमंग ब्रांड। अगेन कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है तो सिंपल सी बात है प्रोडक्ट कैसा होगा हमारा, एक्सपेंसिव होगा, बट यहाँ पर चॉइसेस नहीं होती कस्टमर के पास। लाइकवाइज मान के चलो अभी अभी मार्केट के अंदर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ठीक है, न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। अब उस प्रोडक्ट के कोई अल्टरनेटिव्स तो नहीं पाएंगे क्योंकि अभी अभी नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। अब नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो प्राइस तो ऑटोमेटिकली उसके हाई मिलेंगे लेकिन उसके चॉइसेस नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो बिहेवियर कस्टमर शो करेगा वो कौन सा होगा, डिसऑनेस्ट रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। इसके बाद है हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। अब कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप रेगुलर वे में खरीद रहे हो तो आपकी इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर कैसे पाएगी, कम पाएगी। आप जाकर सीधा कहोगे कि भैया वो वाली चीज़ मुझे दे दो, लो पैसे पकड़ो और प्रोवाइड कर दो। तो यहाँ पर जो कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होता है वो कैसा होता है, लो रहता है। और डिफरेंसेस भी कैसे रहते हैं, फ्यू रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या लेना है बाजार में जाकर, हमें इस चीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद है वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। हमें वैरायटी चाहिए, तो वैरायटी चाहिए, यहाँ पर कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट तो लो रहता है लेकिन चॉइसेस जो है हमारे पास काफ़ी सारी रहती हैं, ठीक है। तो वैरायटी सीकिंग में कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट लो है बट वैरायटी, अगेन यहाँ पर चॉइसेस जो हैं काफ़ी सारी रहती हैं क्योंकि नाम ही वैरायटी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद है कस्टमर रिलेशनशिप मैट्रिक्स। अब कस्टमर किस तरह उसके साथ एक बिजनेसमैन रिलेशन मेंटेन करता है, इसकी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स दे रखी है।
अब टोटल 4 तरह के जो है हमारे कस्टमर्स हमें देखने को मिलते हैं। एक बिजनेसमैन को 4 तरह के कस्टमर्स देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है कौन सा? बटरफ्लाई। हाँ जी, बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई कस्टमर किस तरह के होते हैं? दीज आर द कस्टमर विच आर प्रॉफिटेबल, जो एक बिजनेसमैन के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होते हैं, बट नॉट लॉयल, लेकिन लॉयल नहीं होते। वो इस तरह के कस्टमर हैं जो अगर एक बार बिजनेसमैन के क्लोज हो जाए, लॉयल हो जाए, तो उसको काफ़ी प्रॉफिट हो उनकी वजह से। लेकिन ये क्या होता है, रियलिटी में लॉयल नहीं होते और हैविंग ए हाई प्रॉफिट पोटेंशियल, और एक बार लॉयल बन जाए तो काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित हो सकते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। तो बटरफ्लाइज बेसिकली वो कस्टमर्स होते हैं जो प्रॉफिटेबल होते हैं बट लॉयल नहीं होते। ठीक है, तो बिजनेस को क्या करना चाहिए? उनको इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसे कस्टमर्स पर, ताकि उनको वो क्या बना सके, अपना लॉयल बना सके। ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं? प्रॉफिटेबल होते हैं। ट्रू फ्रेंड्स, सच्चे दोस्त, नाम से पता लग रहा है ये प्रॉफिटेबल भी होते हैं और लॉयल भी होते हैं, है ना। तो द फर्म शुड इन्वेस्ट इन ए कंटिन्यूस रिलेशनशिप, तो फर्म को करना चाहिए कि इनके साथ कंटिन्यू वे में रिलेशनशिप बना के रखना चाहिए फर्म को। ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर में भी उनको प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है बार्निकल्स। अब बार्निकल्स कौन से होते हैं? ये लॉयल तो होते हैं लेकिन अनप्रॉफिटेबल है। भैया जो चीज़ लॉयल है लेकिन आपके लिए प्रॉफिट ही नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो ऐसे कस्टमर का आप करोगे भी क्या? तो इस तरह में क्या करना चाहिए? इफ दे कांट बी इम्प्रूव, अगर वो इम्प्रूव नहीं हो सकते, वो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, द कंपनी शुड ट्राई टू गेट रिड ऑफ देम, कंपनी को उनको बिल्कुल ही अवॉइड कर देना चाहिए। भैया ऐसे कस्टमर की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, जिससे प्रॉफिट ही नहीं आ रहा, तो उस कस्टमर का हम करेंगे क्या? इसके बाद स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स कौन से होते हैं? जो ना तो लॉयल होते हैं और ना ही प्रॉफिटेबल होते हैं। द कंपनी शुड नॉट इन्वेस्ट इन देम, तो कंपनी इनमें इन्वेस्ट भी नहीं करती। ठीक है, अब एक स्ट्रेंजर्स हैं, ना तो हमारे लिए लॉयल है ना ही हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, तो काहे की टेंशन लेना इन कस्टमर के ऊपर इन्वेस्ट कर। ठीक है, तो इसमें ऐसा कंपनी को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए, इसके बाद बीसीजी मैट्रिक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है फ्रेंड्स। ये हमने डिफाइन कर रखी है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। ठीक है, तो 4 तरह की हमारी बेसिकली यूनिट्स हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहला आता है स्टार। अब स्टार कैसे होते हैं? जिसमें ऐसी मार्केट जिसके अंदर हाईली ग्रोथ होती है और कंपनी का जो शेयर यूनिट होता है वो भी कैसा होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जहाँ पर एक ऐसी मार्केट जहाँ पर, अब एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में हमें 4 बॉक्सेस मिले हैं। सबसे पहला है स्टार। अब स्टार किस तरह का होता है? जिसमें हाईली ग्रोथ है, अगर कंपनी इन्वेस्ट करेगी तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली, और कंपनी ने इन्वेस्ट कर भी रखा है, शेयर भी कंपनी का कैसा है? इसमें ज़्यादा है। ठीक है, बिजनेस का शेयर भी कैसा है? ज़्यादा है इस मार्केट के अंदर। इसके बाद है कैश काउ। अब कैश काउ क्या है? ग्रोथ तो वहाँ पे लो है लेकिन बिजनेस का शेयर कैसा है? ज़्यादा है। अब जहाँ पर ग्रोथ ही नहीं है लेकिन शेयर ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए बिजनेस को? अपना कैश उसमें से निकाल कर कहीं और क्या करना चाहिए? उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कैश को क्या कर लेना चाहिए? विड्रॉन कर लेना चाहिए ऐसी मार्केट से, और कहीं और उसको क्या कर देना चाहिए? इन्वेस्ट कर देना चाहिए। क्वेश्चन मार्क, हमें नहीं पता, इन फ्यूचर ग्रोथ बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर शेयर तो हमारा लो है लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि ग्रोथ बढ़ भी जाए, हो सकता है कम हो जाए, हमें इसके ऊपर पूरा सस्पेंस है। तो स्टॉक्स क्या होता है? जिसमें हमारे ग्रोथ शेयर भी क्या है? कम है, ग्रोथ भी कम है और हमारा शेयर भी कैसा है? कम है, और ये हमारे लिए क्या रहते हैं? बेसिकली अनप्रॉफिटेबल रहते हैं जो डॉग्स होते हैं मार्केट शेयर। ओके, तो ये 4 तरह की हमारी एसबीयू होती हैं, स्टार्स, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क और हमारा डॉग्स। चलिए, इसके बाद है प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड। अब आप मार्केट को एक्सपेंड करना है, प्रोडक्ट को एक्सपेंड करना है, तो उसकी ग्रिड है, कैसे हम करेंगे? तो सबसे पहला है मार्केट पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन मतलब कि प्राइस को कम कर कर आप लार्ज मार्केट शेयर को क्या कर लीजिए? कैप्चर कर लीजिए। सो कंपनी ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग सेल ऑफ करंट प्रोडक्ट टू द करंट मार्केट सेगमेंट विदाउट चेंजिंग द प्रोडक्ट। हम करंट प्रोडक्ट को ही करंट मार्केट में ही क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। हम मार्केट शेयर को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन कैसे करेंगे? अब प्राइस को रिड्यूस कर दीजिए और मार्केट को कैप्चर कर लीजिए। ये होता है हमारा क्या? मार्केट पेनिट्रेशन। ना तो हमने यहाँ पे नए मार्केट एरिया में एक्सप्लोर किया, ना ही हम नया प्रोडक्ट लेकर आए, तो एग्जिस्ट मार्केट में ही हमने क्या करा? लार्ज मार्केट शेयर को कैप्चर करा बाय रिड्यूसिंग द प्राइस। इसके बाद है मार्केट डेवलपमेंट। अब मार्केट डेवलपमेंट में क्या है? कंपनी ग्रोथ बाय आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग न्यू मार्केट सेगमेंट फॉर द करंट कंपनी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो हमारा सेम ही है लेकिन अब हमने उसको नई मार्केट में बेचना भी क्या कर दिया है? स्टार्ट कर दिया है। तो नई मार्केट हमने उसको डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है। तो दिस इज द केस ऑफ मार्केट डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, मैच ऑफ द फ्लोइंग में क्वेश्चन आया भी है और इन फ्यूचर भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट कौन सा होता है? कंपनी ग्रोथ बाय ऑफरिंग मॉडिफाइड और न्यू प्रोडक्ट टू द करंट मार्केट सेगमेंट। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है? कंपनी जो है मॉडिफाइड प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कराती है, या न्यू प्रोडक्ट
इससे पहले वाले में न्यू मार्केट थी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर क्या है, न्यू प्रोडक्ट ऑफर किया जाता है करंट मार्केट को, जिसमें ऑलरेडी कंपनी सर्व कर रही थी, उसी मार्केट को नया प्रोडक्ट जो है या प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर कर क्या करे कंपनी सर्व कर रही है। दिस इज अ केस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसके बाद है डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन क्या है, कंपनी ग्रोथ थ्रू स्टार्टिंग अप एक्वायरिंग बिजनेस आउटसाइड द कंपनी प्रोडक्ट्स एंड मार्केट। अपने जो प्रोडक्ट कंपनी ऑलरेडी बेच रही है, अब उससे हटकर कोई नई फील्ड में कंपनी वर्क करना चाहती है, तो वो हो जाएगा डाइवर्सिफाई। जैसे कि मान लो टाटा है, फिलहाल कार ऑटोमोबाइल्स में डील कर रहा है, इसके बाद फूड इंडस्ट्री में आ जाता है, तो ये डाइवर्सिफाई अपने बिजनेस को करना चाहती है। ठीक है, तो दिस इज द केस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। तो मार्केट डेवलपमेंट नहीं, मार्केट डेवलप कर रहे हैं, प्रोडक्ट के अंदर नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, मार्केट पेनिट्रेशन के अंदर करंट मार्केट है, करंट प्रोडक्ट है, बट हम प्राइस को रिड्यूस करके लार्ज शेयर को हम क्या कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं हम मार्केट कॉम्पिटिटिव पोजीशन। तो मार्केट कॉम्पिटिटिव पोजीशन के अंदर बेसिकली हमारे 4 जो है फैक्टर्स हैं। कौन कौन से, मार्केट लीडर, मार्केट चैलेंजर, मार्केट फॉलोवर और मार्केट निच। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट लीडर कौन होता है। द फर्म इन एन इंडस्ट्री विद द लार्जेस्ट मार्केट शेयर। अब लीडर कौन होगा, जिसके पास कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगी, है ना, औरों से हटकर कुछ अलग से एडवांटेज मिलेगी। तो ऐसी फर्म जिसके पास जो है सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर होता है, द लीडर हैज़ द हाईली लार्जेस्ट मार्केट शेयर एंड यूजुअली सेट द पेस इन द मार्केट लीडर। तो बेसिकली क्या है, इस तरह का फर्म होती है जिसके पास जो शेयर है पूरी इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, तो वही हमारे क्या कहते हैं, मार्केट लीडर कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मार्केट चैलेंजर। तो मार्केट चैलेंजर कौन से होते हैं, ए रनर अप फर्म डेट इज फाइटिंग हार्ड टू इंक्रीज मार्केट शेयर इन द इंडस्ट्री। जो बेसिकली चैलेंजर साबित हो रहे हैं दूसरी फर्म्स के लिए, जो अपना शेयर को इंक्रीज करने में लगे हुए हैं ताकि सामने वाले को क्या कर सके, बीट अप कर सके। तो ये होते हैं हमारे मार्केट चैलेंजर। द रनर अप कैन आइदर चैलेंज द मार्केट और प्ले अलोंग विद द कॉम्पिटिटर। तो या तो चैलेंज करेगा या उसके साथ साथ चलेगा अपने कॉम्पिटिटर के। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे मार्केट चैलेंजर। सो इट कैन अटैक द लीडर बाय फुल फ्रंटियर अटैक बाय अटैकिंग द लीडर स्ट्रेंथ। तो ये तो 2 तरह से अटैक कर सकते हैं, या तो फ्रंटल अटैक कर सकते हैं, जो लीडर है उसकी सीधा स्ट्रेंथ पर वार करें, है ना, ये होता है फ्रंटल अटैक। और बट ऑल्सो बाय एन इनडायरेक्ट अटैक बाय अटैकिंग द लीडर वीकनेस। या तो लीडर की स्ट्रेंथ पर अटैक करेंगे या उसकी वीकनेस पर अटैक करेंगे। ओके, तो ये होता है इनडायरेक्ट अटैक। इसको हम कहते हैं मार्केट चैलेंजर, जो अपने लीडर, जो अपने कॉम्पिटिटर को क्या करने, बीट करने की कोशिश करे रखते हैं हरदम। इसके बाद आते हैं मार्केट फॉलोवर। मार्केट फॉलोवर कौन होता है, जो हमेशा लीडर को फॉलो करते हैं, जैसा लीडर रिएक्ट कर रहा है उसी के बेस पर खुद को चेंज करने की कोशिश करते हैं। ए रनर फर्म दैट वांट्स टू होल्ड इट शेयर इन एन इंडस्ट्री, फॉलोअर अप कैन लर्न फ्रॉम द लीडर। जो बेसिकली लीडर से ही सीखता है, जैसा लीडर कहेगा उसको वैसे ही फॉलो करता रहेगा। ये होते हैं मार्केट फॉलोवर। इसके बाद मार्केट नीच। इसकी अगर हम बात करें, ए फर्म दैट सर्व स्मॉल सेगमेंट्स दैट द अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री ओवरलुक और इग्नोर। तो एक छोटे से सेगमेंट पर वर्क कर रहे हैं, जो जनरली लार्ज इंडस्ट्री जिस चीज़ को इग्नोर कर देती है, उस चीज़ को बेसिकली मार्केट नीचर जो है वो क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। तो ये होते हैं हमारे मार्केट नीचर। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। तो बेसिकली अगर स्ट्रेटजीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम बात करें, तो 3 स्ट्रेटजीज होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। सबसे पहली स्ट्रेटजी है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। अब इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के अंदर क्या है, एक कंपनी कोशिश करती है कि वो हर एक आउटलेट पर अपने प्रोडक्ट्स को क्या करे, प्रोवाइड कराए। ठीक है, जैसे जितने भी कन्वीनियंस गुड्स हैं वो आपको हर जगह मिल जाते हैं। तो ये पार्ट है हमारा इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी का। इसके बाद सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। अब सिलेक्टिव का मतलब लिमिटेड जगह पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सभी के पास गुड्स नहीं मिलेंगे, वो लिमिटेड जगह पर ही आपको देखने को मिलेंगे। ओके, जैसे कि कोई भी हम प्रोडक्ट की अगर हम बात करें जो आपको लिमिटेड प्लेस पर देखने को मिलते हैं, जैसे मेजर डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलेंगे, तो वो होते हैं हमारे सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। इसके बाद एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव तो रेयर जगह पर ही आपको देखने को मिलेगा, जैसे मेट्रो सिटीज़ के अंदर कोई प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं, तो वो बेसिकली हमारा एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है। तो एक्सक्लूसिव एरिया अलॉटेड टू ए डिस्ट्रीब्यूटर। तो डिस्ट्रीब्यूटर को एक्सक्लूसिव एरिया हम अलॉट कर देते हैं। जैसे कि जितने भी हमारे कार बाइक्स के, जैसे रॉयल एनफील्ड बुलेट बाइक का शोरूम हो गया, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा, कहीं कहीं जगह देखने को मिलेगा। फरारी का शोरूम हो गया, हर जगह नहीं मिलेगा, कहीं कहीं देखने को मिलेगा। तो बेसिकली एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है ये हमारी। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। अब लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या है, बेसिकली प्रोडक्ट बनकर जब तैयार हो जाता है उसको कस्टमर तक प्रोवाइड कराना, इसके बीच का जो रास्ता है वो सारा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट ही कहलाता है। ठीक है, किस तरह आप अपने गुड्स को मैनेज कर रहे हैं, गुड्स के बनने के तैयार होने से लेकर कस्टमर तक प्रोवाइड कराने में।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम वेयर हाउसिंग, गुड्स जब बनकर तैयार हो जाता है तो उसको हम कहाँ स्टोर करते हैं, वेयर हाउस में उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। सो दे आर लार्ज एंड हाईली ऑटोमेटेड वेयर हाउस। आजकल के जो ऑटोमेटेड है, जो वेयर हाउस है वो काफ़ी ऑटोमेटेड और हाईली टेक्निकल जो वेयर हाउस हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ वेयर हाउस की बात करें तो सबसे पहला आता है हमारा बॉन्डेड वेयर हाउस। तो ये कैसे होते हैं, लाइसेंस वेयर हाउस होते हैं जो इंपोर्टेड गुड्स के लिए, जितने भी हम फॉरेन से गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं जहाँ पर वो स्टोर करते हैं उन वेयर हाउस को कहते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस। इसके बाद है कोऑपरेटिव वेयर हाउस, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के होते हैं वो कहलाते हैं हमारे कोऑपरेटिव वेयर हाउस। इसके बाद कुछ पब्लिक और प्राइवेट वेयर हाउस भी होते हैं, ठीक है, जो प्राइवेट फर्म्स अपने खुद के बनाकर चलती है, जैसे कि अमेजन है, इसका खुद का वेयर हाउस है, तो ये प्राइवेट वेयर हाउस में काम करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्टॉक मैनेजमेंट, भी पार्ट है हमारा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का। स्टॉक मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जो आप स्टॉक अपने पास रख रहे हैं, ना तो वो ज़्यादा होना चाहिए ना ही वो कम होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो आपका कैश उसमें लॉक हो जाएगा, कम होगा तो हो सकता है इन फ्यूचर आपको दिक्कत हो जाए, ठीक है, जैसे डिमांड बढ़ेगी तो एकदम आप उनको सप्लाई नहीं कर पाओगे। तो स्टॉक ना तो आपका ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए, ये भी हमारा पार्ट है किस चीज़ का, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का। थर्ड केस आता है जब आप गुड्स को स्टोर कर लोगे, जब ट्रांसपोर्ट करोगे, जब कस्टमर ऑर्डर करेगा और ट्रांसपोर्ट करोगे तो वो कैसे करोगे, तो इट अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, डिलीवरी टाइम्स एंड द कंडीशन ऑफ द गुड्स। इट कैन बी, आप ट्रांसपोर्ट कैसे कर सकते हो, आप रोड के थ्रू भी कर सकते हो, है ना, रेलवे में से कर सकते हो, वाटरवेज में से भी कर सकते हो, एरोप्लेन के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट करवा सकते हो गुड्स को। ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्सो यूज इंटरमोडल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऑर्गेनाइजेशन इंटरमोडल डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज कर सकती है। इसमें क्या होता है, ये कम्बिनेशन है टू मोड्स का, कि आप ट्रांसपोर्ट का भी यूज कर लो और साथ में आप शिप का भी यूज कर लो। जैसे कि मान लो गुड्स को पोर्ट तक पहुंचाना है तो हम बेसिकली ट्रांसपोर्ट बसेस के थ्रू या किसी चीज़ के थ्रू हम भिजवा देंगे, आगे वो शिप के थ्रू चला जाएगा, तो ये इंटरमोडल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। ओके, सो चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं सर्विस क्वालिटी, इंक्लूड सर्विस डायमेंशंस एंड गैप मॉडल। अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन आने के यहाँ से पूरे पूरे चांसेस है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सर्विस क्वालिटी होता क्या है। देखो, अगर हम प्रोडक्ट के केस में बात करें तो क्वालिटी को हम इजीली मेजर कर सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करने लायक है तो हम कंज्यूम करके बता सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी है या बुरी है। अगर कोई यूज करने वाला प्रोडक्ट है तो हम उसको यूज करके बता सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी है या बुरी है। बट सर्विस के केस में क्वालिटी को कैसे मेजर किया जाएगा, तो सर्विस के केस में जो क्वालिटी है वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस पर डिपेंड करती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर जाती है तब हम कहेंगे कि जो सर्विस की क्वालिटी है वो कैसी है, अच्छी है। ऑन द कॉन्ट्रेरी सर्विस की क्वालिटी कैसी मानी जाएगी, बुरी मानी जाएगी। अब एक्सपेक्टेशन से कैसे हम पता लगा लेंगे। सपोज करो एक पर्सन है ए, वो जाता है अपने घर के पास थोड़ी सी दूर सैलून था, काफी ब्रांडेड, एसी उसी लगा हुआ था, लाइटनिंग भी काफी अच्छी थी, ठीक है, शोरूम टाइप का बना रखा था। उस सैलून में जाता है, अब जैसे ही सैलून में एंटर किया उसने देखा कि भैया इतना ब्रांडेड, यहाँ का एम्बियंस इतना अच्छा है, तो मतलब कि कटिंग भी कैसी होती होगी, अच्छी होती होगी। उसने हेयर कट करवाया, करवाने के बाद उसको जो लगा था, जितनी उसकी एक्सपेक्टेशंस थी, रिजल्ट उससे काफी डाउन रहा। मतलब कि जो सैलून वाला था वो उसकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाया। तो हम कहेंगे कि जो सर्विस की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, ठीक है, पुअर सर्विस क्वालिटी हम मानकर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाया। ठीक है, तो बेसिकली अगर सर्विस की क्वालिटी को मेजर करना है तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो सर्विस की क्वालिटी अच्छी है, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो सर्विस की क्वालिटी कैसी है, पुअर है, ठीक है, बिकॉज कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। चलिए, सो एक कंपनी विद हाई सर्विस क्वालिटी ऑफर सर्विसेज दैट मैच और एक्सीड्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो अगर हाई सर्विस क्वालिटी है तो हम मान के चलेंगे कि वो जो सर्विस है उससे कस्टमर क्या है, बिल्कुल सेटिस्फाई है, तभी हम कहेंगे कि जो सर्विस की क्वालिटी है वो कैसी है, हाई है। चलिए अब हम बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ सर्विस क्वालिटी। काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स डायमेंशन, लास्ट टाइम इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, मैच ऑफ द फ्लोइंग इसमें से आपको देखने को मिल सकता है। तो 5 डायमेंशंस हैं हमारी सर्विस क्वालिटी के, कौन कौन से, रिलायबिलिटी, टेंजिबिलिटी, एम्पैथी, रिस्पॉन्सिवनेस और एश्योरेंस। चलिए वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहला है रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मिंग ए सर्टेन सर्विस। तो एक ऑर्गेनाइजेशन कितने कंसिस्टेंट वे में सर्विस को परफॉर्म करती है, इट इज नोन एज रिलायबिलिटी। जैसे कि मान लो हमने केबल कनेक्शन ले रखा है, अब केबल रेगुलर नहीं आती है, कभी 2 दिन आएगी, तीसरे दिन फिर चली जाएगी, है ना, इंटरप्ट हो रहे हैं हम बार बार। अब हम कहेंगे कि जो केबल वाला है वो रिलायबल नहीं है, कंसिस्टेंट वे में सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा। और दूसरी केस में हम बात करें, कोई और हम सर्विस ले रहे हैं और वो इंटरप्ट हो रही है बार बार, 2 दिन आती है, तीसरे दिन नहीं आती, एक हफ्ता आती है, एक हफ्ता नहीं आती,
तो हम कहेंगे कि वो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। तो रिलायबिलिटी का मतलब कि कितना कंसिस्टेंट वे में वो हमें सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, दिस इज नोन एज रिलायबिलिटी। इसके बाद है टेंजिबिलिटी। अब टेंजिबिलिटी क्या, मैंने हेयर सैलून का बात करी थी, तो आपने कटिंग करवाने गए, हेयर कट करवाने गए, वहां पर जाकर देखा क्या, वहां का जो इन्वायरमेंट था, एम्बियंस था, फिजिकल इन्वायरमेंट था, वहां पर एसी भी था, वहां पर लाइटनिंग भी अच्छी थी, बैठने के लिए भी अच्छा था, न्यूज़पेपर फैसिलिटी थी। तो वहां का टेंजिबिलिटी, वहां का बेसिकली इन्वायरमेंट कैसा था, ये हमारा होता है फीचर टेंजिबिलिटी। इस डायमेंशन को कहते हैं टेंजिबिलिटी। सो दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू पोर्ट्रे सर्विस क्वालिटी टू इट्स कस्टमर। देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट गिव ए company highly tangible quality such as the appearance of physical facility, equipments and employee uniform। तो बेसिकली जहां पर हमें सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, ये डायमेंशन कहलाता है टेंजिबल डायमेंशन। चलिए अब हम बात करते हैं एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या है, एक कस्टमर हु बिलीव ए कंपनी ट्रूली केयर अबाउट देयर वेल बीइंग लाइकली टू बी लॉयल टू द कंपनी। तो एक कस्टमर को लगता है कि कंपनी उसकी केयर करती है, कहीं भी अगर आपको सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है वहां पर आपकी केयर की जा रही है। ठीक है, जैसे कि अगर होटल की बात करें आपने कोई रूम लिया स्टे करने के लिए, तो कंपनी ने आपको और ज्यादा एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड करे, ठीक है, आपके केयरिंग के लिए हर एक बेनिफिट प्रोवाइड करा, तो आपको लगा कि कंपनी आपकी केयर कर रही है, तो उसके प्रति आप और ज्यादा लॉयल होगे। कल को अगर आप किसी को रिकमेंड करोगे कि आपको कौन से होटल में जाना चाहिए, तो आप वही होटल क्या करोगे, रिकमेंड करोगे। इसका मतलब क्या है कि कंपनी आपकी क्या कर रही है, केयर कर रही है ना। तो इसको कहते हैं एम्पैथी डायमेंशन। चलिए नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, रिप्लाइंग टू ए कस्टमर रिक्वेस्ट, फीडबैक, क्वेश्चन एंड इश्यूज। अगर मान लो आपको कोई सर्विस लेनी है, जैसे कि मान लो मुझे LIC का इंश्योरेंस करवाना है, अब मुझे पता नहीं इसके बारे में कुछ भी, अब मैं एजेंट के पास गया, मैंने कहा कि मुझे एक बार समझा दोगे कि क्या क्या इस पॉलिसी के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस मेरे मन में है, आप मुझे बता दोगे। एक तो वो बिल्कुल र्यूड वे में मेरे से कह रहा है, नहीं देखो ये पॉलिसी है, इसमें ऐसा ऐसा है, 2 मिनट में कहानी खत्म कर दी। एक एजेंट ऐसा है जिसने अपने पास 30 मिनट बिठाया, हर एक चीज बताई मुझे, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज बताई। तो मैं कहूंगा कि जो सेकंड नंबर वाला एजेंट है वो काफी रिस्पॉन्सिवनेस है, क्योंकि उसने वो क्या है, हमारी हर एक चीज के जितने भी मेरे इश्यूज हैं उनके सारे के सारे डाउट्स क्या कर रहा है, मेरे क्लियर कर रहा है। ठीक है, तो इस डायमेंशन को हम क्या कहेंगे, रिस्पॉन्सिवनेस डायमेंशन, जिसमें कस्टमर की कंप्लेंट को, रिक्वेस्ट को अच्छे से हैंडल किया जाता है। इसके बाद है लास्ट जो डायमेंशन है वो हमारा एश्योरेंस। एश्योरेंस क्या है, कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट दैट कस्टमर हैव इन सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन। एक कस्टमर का क्या ट्रस्ट है किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। ठीक है, जैसे कि मान लो मुझे इंश्योरेंस करवाना है, अब मुझे पता है कि इंश्योरेंस करवाना है तो LIC कंपनी का ही करवाऊंगा। क्यों, क्योंकि LIC कंपनी के अंदर मेरा क्या है, ट्रस्ट है, बिकॉज वो एक गवर्नमेंट कंपनी है और उसमें मेरा ट्रस्ट है, तो इसको कहते हैं एश्योरेंस। ओके, तो ये 5 डायमेंशन हैं जो कि सर्विस को क्या करते हैं, सर्विस की क्वालिटी को इफेक्ट करते हैं। होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस। तो कई बार इसमें से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहला है सर्विस क्या है, इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल का मतलब ना तो हम इसे देख सकते हैं ना हम इसे टच कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्विस इंसेपरेबिलिटी। इसका मतलब जिस तरह प्रोडक्ट को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर लेके जाके हम कंज्यूम कर सकते हैं, सर्विस को ऐसा नहीं कर सकते। ये जहां पर प्रोड्यूस होती है हमें वहीं पर क्या करना पड़ता है, कंज्यूम करना पड़ता है। इसको हम अलग जगह नहीं लेकर जा सकते, सेपरेट नहीं कर सकते सर्विस प्रोवाइडर से। नेक्स्ट है सर्विस वेरिएबिलिटी। तो द क्वालिटी ऑफ सर्विस में ग्रेटली वेरी डिपेंडिंग ऑन हु प्रोवाइड देम। तो सर्विस की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करता है कि कौन उसको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर कौन है। जैसे मान लो मैं एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया रिपेयरिंग करवाने के लिए, एक तो बिल्कुल नया नया था, उसको बहुत कम काम आता था, तो उसने 2 घंटे लगा दिए उस काम को करने में। एक बहुत परफेक्ट था अपनी फील्ड के अंदर, उसने 15 मिनट में आते ही सारा काम ठीक कर दिया। तो डिपेंड करता है कि सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है। इसको कहते हैं सर्विस वेरिएबिलिटी। सर्विस पेरिशेबिलिटी, तो सर्विस को हम प्रोडक्ट की तरह स्टोर नहीं करके रख सकते। तो सर्विस पेरिशेबिलिटी, सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लेटर सेल और यूज। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स गैप मॉडल ऑफ सर्विस क्वालिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल ऑफ सर्विस क्वालिटी। तो इसमें टोटल हमारे पास 4 गैप मिलेंगे हमें। ठीक है, जिसमें एक गैप कस्टमर से रिलेटेड रखता है, 3 गैप हमारे सर्विस प्रोवाइडर से रिलेटेड रखते हैं। अब गैप क्या है, बेसिकली कि एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कराना चाहती है और कस्टमर किस तरह की सर्विस को एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में सर्विस प्रोवाइड कराने से लेकर सर्विस डिलीवर होने तक, कस्टमर को सर्विस पहुंचने तक, इसके बीच में कई सारे गैप क्रिएट हो जाते हैं। वो गैप हम कहते हैं गैप मॉडल ऑफ सर्विस क्वालिटी। चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहला गैप होता है हमारा नॉलेज गैप। अब नॉलेज गैप कौन सा होता है, इट इज द गैप बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एक्सपेक्टेशंस एंड द कंपनी प्रोविजन ऑफ दैट सर्विस।
कस्टमर किस तरह की सर्विस को चाहता है और सर्विस किस तरह उसकी इस बात को अंडरस्टैंड कर पा रही है, ठीक है, कंपनी किस तरह की जो है उसकी एक्सपेक्टेशंस को अंडरस्टैंड कर पा रही है। अब इन दोनों के बीच में गैप क्रिएट हो जाता है। कस्टमर चाह कुछ रहा है, कंपनी अंडरस्टैंड किसी और वे में कर रही है, तो इसके बीच में जो गैप बन जाता है वो कहता है हमारा नॉलेज। बेसिकली कंपनी को नॉलेज नहीं है कि कस्टमर चाह क्या रहा है, किस तरह की सर्विस वो चाहता है। इधर जो गैप क्रिएट होता है वो कहते हैं नॉलेज गैप। अब इसके क्या क्या कारण है? सबसे पहला, लैक ऑफ मैनेजमेंट एंड कस्टमर इंटरेक्शन, क्योंकि मैनेजमेंट का और कस्टमर का कोई इंटरेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से गैप क्रिएट हो जाता है। क्योंकि अगर इंटरेक्शन होता तो मैनेजमेंट को पता होता कि कस्टमर किस तरह की सर्विस डिमांड कर रहा है। नेक्स्ट है लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सर्विस एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट। जो सर्विस एम्प्लॉय है और जो मैनेजमेंट है उनके बीच में ही इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि रियलिटी तो एम्प्लॉय को ही पता होती है कि कस्टमर किस तरह की सर्विस को चाह रहा है। ओके, तो ये कारण है हमारे। नेक्स्ट है पॉलिसी गैप। अब पॉलिसी गैप क्या है? अब जो मैनेजमेंट है उसने अंडरस्टैंड तो कर लिया कि किस तरह की सर्विस जो है कस्टमर को चाहिए। अब अंडरस्टैंड करने के बाद वो पॉलिसी भी तो तैयार करेगी ना। अब उसने जो पॉलिसी सच में तैयार करनी चाहिए थी वैसी पॉलिसी नहीं तैयार की, उससे अपोजिट कोई दूसरी पॉलिसी उसने तैयार कर ली। द पॉलिसी गैप इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर नीड एंड ट्रांसलेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इनटू सर्विस डिलीवरी पॉलिसीज। क्योंकि आप सर्विस डिलीवरी के रिगार्डिंग जो पॉलिसी जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं वो स्टैंडर्ड सेट नहीं किए जो एक्चुअली में होने चाहिए थे, ठीक है। यहाँ पर जो गैप क्रिएट हुआ उसको हम कहते हैं पॉलिसी गैप। अब इसका कारण क्या है? लैक ऑफ कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स और पोअरली डिफाइंड सर्विस लेवल। तो बेसिकली हमने जो सर्विस के जो लेवल्स डिफाइन करने थे वो हमने पोअरली डिफाइन करे, है ना। तो ये इसके कारण है पॉलिसी गैप के। नेक्स्ट जो गैप आता है वो डिलीवरी गैप आता है। डिलीवरी गैप कौन सा होता है? डिफरेंस बिटवीन सर्विस डिलीवरी पॉलिसीज। अब हमने पॉलिसीज तो सही सेट कर ली जैसी सेट होनी चाहिए थी, बट जब उसको एक्चुअली में डिलीवर करने की बारी आई वहां पर क्या होगी? मिस्टेक होगी। तो इस दोनों के बीच का जो गैप आ गया वो कौन सा गैप हो गया? डिलीवरी गैप हो गया। सो डिफरेंस बिटवीन द सर्विस डिलीवरी पॉलिसी एंड द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द सर्विस। अब इसका कारण क्या है? अब डिलीवरी करता कौन है? सीधी सी बात है, एम्प्लॉयज करेंगे। अब एम्प्लॉयज को नॉलेज नहीं होगी, सो एम्प्लॉय के पास अगर सही से नॉलेज नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली गैप का क्रिएट होना स्वाभाविक सी चीज है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी इन ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी। जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनके रिगार्डिंग जो हमने पॉलिसी बना रखी है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई हो। फेलियर टू मैच सप्लाई टू द डिमांड। जो डिमांड जैसी थी उसके अकॉर्डिंग हम सप्लाई नहीं कर पाए, तो यहाँ पे भी गैप क्रिएट हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं डिलीवरी गैप। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन गैप। द लास्ट गैप इज कम्युनिकेशन गैप। अब कम्युनिकेशन गैप क्या कहता है? द कम्युनिकेशन गैप इज द गैप बिटवीन व्हाट गेट प्रोमिस टू द कस्टमर थ्रू एडवर्टाइजिंग एंड व्हाट गेट डिलीवर। हमने कस्टमर को प्रोमिस क्या किया था और हम डिलीवर क्या कर रहे हैं। अब प्रोमिस तो हमने कहा कि हम आपको ऐसी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, वैसी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जब डिलीवरी की बात आई तो भैया टाइम टाइम फिश, है ना। तो इसके बीच का जो गैप आ जाता है वो होता है हमारा कम्युनिकेशन गैप। अब इस गैप के क्रिएट होने के क्या कारण है? सबसे पहला, ओवर प्रोमिसिंग। अब कंपनी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ऐसे ऐसे प्रोमिस कर रही है, ऐसे ऐसे वादे कर रही है कि इस तरह की सर्विस आपको मिलेगी, अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो मिनट में आपको क्लेम मिल जाएगा। भैया इतना ओवर प्रोमिस करोगे तो गैप तो क्रिएट होएगा ही ना। इसके बाद है इनसफिशिएंट कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑपरेशंस एंड द एडवर्टाइजमेंट टीम। तो इनसफिशिएंट कम्युनिकेशन भी इसका कारण हो सकता है। तो ये था हमारा लास्ट जो कम्युनिकेशन गैप था, जो लास्ट गैप था वो कम्युनिकेशन गैप ही था। तो ये था हमारा गैप मॉडल ऑफ सर्विस क्वालिटी। होप सो फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अगर फ्रेंड्स कहीं दिक्कत आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप एनटीयू कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।